हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। आज बच्चों क्लास 7th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसका चैप्टर 3 कराने जा रहे हैं हम। और चैप्टर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी क्लास 7th की, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ज्योग्राफी क्लास कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास 7th, ओके। और क्लास 6 की भी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, तो क्लास 6 की और 7 की करवा रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ हम हिस्ट्री भी करवा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहें आपको हमारे लेक्चर्स के। और साथ के साथ अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप हमें हमारे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है ये देखते हैं। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates। जो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन, जो स्थल मंडल होता है वो क्या होता है, इज ब्रोकन, कई टुकड़ों मतलब टुकड़ों में टूट जाता है। इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब टुकड़ों क्या मतलब प्लेट्स में टूट जाता है। जैसे कि ये प्लेट्स में आपने देखा हो, कभी मिट्टी की अगर खुदाई करी होगी तो उसमें देखा होगा कि परतें ऐसा लगता है जैसे थोड़ी थोड़ी मतलब परत जैसी लगती हैं। जैसे ज्यादा खुदाई करने पर ऐसा लगता है जो मिट्टी है वो दर परत ऐसे बनी है। ठीक है, तो ऐसा लगता है। तो वही है, द लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो उन प्लेट्स को क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, यानी स्थलमंडल प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड। जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। हाँ, You will be surprised to know that these plates move around very slowly। आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे इस बात को सुनकर कि जो ये प्लेट्स हैं मूव करती हैं अराउंड, मीन्स थोड़ा सा क्या है, मतलब थोड़ा खिसकती रहती हैं इधर से उधर। तो लेकिन बहुत ही इतनी स्लोली खिसकती हैं कि वो आपको और हमें पता नहीं चल पाता। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। एक साल में, मतलब एक साल में ये थोड़ी से ही मिलीमीटर्स तक क्या करती है, मूव करती है, यानी थोड़ा सा एक जगह से दूसरी जगह खिसकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये इसलिए होता है, ये जो मूवमेंट होता है वो किस लिए होता है, जो इस पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा। बच्चों, मैंने जो चैप्टर 2 था उसमें मैंने पढ़ाया है आपको, मोल्टन मैग्मा के बारे में बताया, उसको आप देख लीजिएगा कि मोल्टन मैग्मा क्या है। बहुत ही अच्छे से बताया कि जो पृथ्वी के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है वो उसके बारे में बताया, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा। जो अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा होता है, यानी पिघला हुआ मैग्मा होता है, उसकी वजह से ये जो मतलब प्लेट्स हैं वो खिसकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकती हैं, वो भी बहुत स्लो मोशन में। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी। ठीक है, द मॉल्टन मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा है, इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर है, मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर मैनर में मूव करता है, एज सोन इन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, ये वीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें एक राउंड करके जो पेपर्स होते हैं, रेड कलर का पेपर, उसको राउंड करके इन्होंने डाल दिया है। और इस पेपर और नीचे से क्या है, इन्होंने थोड़ी फायर दे दिया है, मतलब लैंप जला दिया है, जिससे क्या है, जैसे पानी गर्म होता है उसी के अकॉर्डिंग जो ये पानी है वो राउंड 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 क्या है, घूम रहा है। और इसी के साथ साथ ये जो गोला है वो भी उसी के साथ गोल गोल घूम रहा है। कभी बच्चों प्रैक्टिकल करने के लिए आप कर सकते हैं घर में, किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी डालिएगा, उसमें कोई ऐसे ही कोई चीज डाल दीजिएगा, जैसे हल्की सी कोई चीज, जैसे इन्होंने कागज का डाला है राउंड बना के, मतलब गोला बना के, और गैस ऑन करिएगा, फिर देखिए उसमें क्या होता है। तो पानी क्या है, जैसे मूव करता है वैसे ही ये भी राउंड करेगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैग्मा मूव करता है, जो अंदर पिघला हुआ मैग्मा है पृथ्वी के अंदर वो मूव करता है, तो वैसे ही जो प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं। ठीक है, द मोल्टन, हाँ यहाँ पर हो गया, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स
causes changes on the surface of the earth। जो ये मूवमेंट होता है, इसकी जो प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होता है, यही यही एक कारण है किस चीज का, कि जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है उसके बदलने का एक कारण है। क्या कि मतलब प्लेट्स खिसकती रहती हैं। जैसे ये पृथ्वी है और इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेट पहले थी, वो धीरे धीरे खिसक कर मान लीजिए वो इधर पर यहाँ पर आ गई, तो क्या है ये जो सरफेस है वो चेंज हो गया ना, मतलब जो पृष्ठ है, जो पृथ्वी का पृष्ठ है, जो समतल एरिया या फिर ऊबड़ खाबड़ जो भी लिथोस्फीयर में है, तो वो क्या है चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। जो अर्थ का मूवमेंट है वो किसमें डिवाइड करता है, आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ये फोर्स जैसा जहां पर बल लग रहा है उसी के हिसाब से मूवमेंट होता है पृथ्वी में। ठीक है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्स। जो फोर्स पृथ्वी के अंदर काम करता है, जो फोर्स पृथ्वी के अंदर लगता है और जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्सेस, उसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्जनित बल। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ के सरफेस में जो बल लगता है, यानी पृष्ठ में जो ऊपरी परत है वहां पर बल लगता है क्रस्ट में, तो वो क्या कहलाता है, एक्सोजेनिक फोर्स, यानी बहिर्जनित बल, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है अर्थ मूवमेंट का, कि अर्थ का मूवमेंट आखिरकार कैसे होता है, कितने तरीकों से होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है। बच्चों इसको आप याद कर लीजिएगा, या मतलब लिख के पेन से, पेन और पेपर में करके आप इसको स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं जहां ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है, एग्जाम में आता है। अर्थ मूवमेंट मीन्स पृथ्वी की गति कैसे कैसे हो सकती है, एक तो इंडोजेनिक फोर्सेस, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ के अंदर जो फोर्सेस वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो अर्थ के बाहर जो सरफेस में बल वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो इंडोजेनिक फोर्सेस भी किस में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। वो कौन कौन सा पार्ट है, पहला है सडन फोर्स और दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स। ठीक है, सडन फोर्स मतलब जो अचानक से आ जाता, ऐसा बल जो अचानक लग जाता है, और एक दूसरे तरीके का बल है वो उसको क्या कहते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स, यानी पटल विरूपण हिंदी में इसको बोलते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सडन फोर्सेस कौन कौन से हैं। सडन फोर्सेस के अंदर आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो बच्चों जानते हैं आप, भूकंप। भूकंप के बारे में तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे। भूकंप का मतलब जब जो धरती के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा तेज मूवमेंट में खिसकती हैं, तो वो क्या कहलाती है, अर्थक्वेक कहलाती है। वोल्केनो, वोल्केनो मीन्स जो ज्वालामुखी होता है, फटता है, तो उसको वोल्केनो कहते हैं। उससे भी ज्वालामुखी के फटने से भी धरती के अंदर जो प्लेट्स होती है वो खिसकती हैं। और लैंडस्लाइड्स या फिर भूस्खलन होता है, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब गिर जाते हैं, जैसे टूट जाते हैं, और टूटने के बाद जो मिट्टी है, जो मलबा है, वो क्या है, नीचे की ओर आ जाता है। जैसे कभी कभी आपने उत्तराखंड के बारे में सुना होगा कि लैंडस्लाइड हुआ है, तो वही उसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं, और एक दूसरा होता है बिल्डिंग माउंटेन। मतलब ऐसे इससे क्या मतलब, जैसे माउंटेन्स की तरह बनना कहलाता है बिल्डिंग माउंटेन्स। मतलब दो तरीके के यहाँ पर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो पृथ्वी के बाहर होता है, वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, मीन्स बल होते हैं। जो पृथ्वी के बाहर समतल में होता है या फिर ऊंचे स्थान पे होगा, मतलब लैंड सॉरी जो लिथोस्फीयर में जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। मतलब अपरदन होता है या फिर निक्षेपण होता है, यानी या तो जैसे पानी की वजह से क्या होता है, अपरदन हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। मान लीजिए कहीं पर पेड़ों की मात्रा कम है, पेड़ ज्यादा नहीं है, तो क्या है, धीरे धीरे से मिट्टी क्या है, कट कट के बह जाती है पानी के द्वारा, या फिर कैसे भी हवा के द्वारा कैसे भी करके बह जाती है। ठीक है, और जो डिपोजिशन मतलब ये जो पानी के द्वारा बहकर जाती है मिट्टी, तो वो कहाँ पर, कहीं पर जो जमा हो जाती है उसको क्या कहलाते हैं, डिपोजिशन कहलाते हैं, और इसको हिंदी में निक्षेपण कहते हैं।
ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। एक तो रिवर के द्वारा होता है यानी नदियों के द्वारा होता है, एक विंड यानी हवाओं के द्वारा होता है, सी वेव्स यानी जो समुद्री हवाएं होती हैं, तरंगे होती हैं, उनके द्वारा भी होता है, और ग्लेशियर यानी हिमानी जो होती है उनके द्वारा भी ऐसा होता है। ठीक है, मतलब अपर्दन होता है। हिमानी बच्चों आप जानते हैं ग्लेशियर क्या होती है, जो बर्फ की नदियां होती हैं, सिर्फ बर्फ वहां पर क्या है, बर्फ जमी होती है और ऐसा लगता है जैसे बर्फ की नदी है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर यानी हिमानी। और ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं बच्चों, ये जो इसमें बॉक्सेस में बना है इसको हम लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम जो मेन कंटेंट है उस पे ही बात करेंगे। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जो बाहरी फोर्सेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। ये कभी कभी अचानक मूवमेंट हो जाता है, एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी क्या है, बहुत ही धीमा भी मूवमेंट इसमें होता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, जस्ट वन मिनट, सॉरी, जो इंडोजेनिक, ओके, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने। इंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, जो आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस में जो पृथ्वी के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचानक मूवमेंट होता है उसमें। एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और उसके अलावा जो मतलब मूवमेंट होता है वो बहुत ही धीमा धीमा होता रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत अचानक से बहुत तेज मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, और ऐसे मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप हो गए, वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी हो गए, काज मास डिस्ट्रक्शन, मतलब ये जो जो वहाँ का बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है। जैसे कहीं पर कहीं पर मतलब अर्थक्वेक आता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों मतलब तबाही सी हो जाती है। ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ होती है कहीं पर बहुत ज्यादा फट जाती है, और या फिर जो मकान होते हैं अगर उस जमीन में जहाँ पर भूकंप आया है तो वो मकान भी गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इन सब से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, द वोल्केनो इज अ वेंट, मीन्स ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। क्या होता है, जो वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो मीन्स जो ज्वालामुखी होते हैं, इज अ वेंट, एक क्या होता है, ओपन, मतलब ऐसा, मतलब जैसे जमीन से कुछ खुला हुआ, जमीन का एक खुला हुआ पार्ट, जैसे पहाड़ की जैसे यहाँ पर ऐसे माउंटेन की जैसे बना होता है, और उसमें ये जो पार्ट होता है ऊपर का ऐसे होल की तरह होता है, यानी छेद की जैसा होता है, वो ओपन पार्ट होता है। इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ की, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, बच्चों मैंने क्रस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है, तो आप उनको देख लीजिएगा। जो ये क्रस्ट होती है, ये ऊपरी परत है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, तो इससे क्या है, जो ये परत है, जो ये मतलब ये माउंटेन जैसा है, इससे क्या है, अचानक से खुले हुए जो पार्ट है, यहाँ पे खुला हुआ होल है, उससे अचानक से कुछ मतलब अचानक से निकलता है, जैसे मोल्टन मटेरियल मीन्स पिघला हुआ मटेरियल निकलता है, जैसे कि लावा हो गया, वो इससे निकलता है। या फिर जैसे गैसेस एंड एस, जो गैसेस होती है मीन्स जो गैस होती है, एंड एस यानी राख होती है, वो भी इससे निकलती है, जो ज्वालामुखी फटता है। और ये जो यहाँ पर एक गोला है जहाँ पर गैस और एस दोनों मिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर ये रेड कलर का निकल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, वेंट, यानी सॉरी, इस ये जो मतलब निकल जाता है, इसको बोलते हैं, मतलब ऐसे मुड़ गया, ठीक है, निकलने के बाद ऐसे मुड़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वेंट बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में निकास बोलते हैं। और ये जो पिघला हुआ रेड कलर का उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बारे में, जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। और उसके जस्ट 2900 विलो जो है, क्रस्ट के जस्ट 2900 किलोमीटर विलो है, उसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल में ही ये लावा यहाँ पर होता है, बहुत ही गर्म, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जब जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बाहर की ओर लावा निकल जाता है। जैसे कि कुकर में आप अगर कुछ बन रहा है तो उसमें देखा होगा कि जब गैस ज्यादा बन जाती है तो क्या होता है, कुकर से सीटी बाहर आ जाती है। वैसे ही प्रेशर, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और प्रेशर ज्यादा होता है तो उसी तरीके से ज्वालामुखी भी फट जाते हैं, और जो लावा है वो बाहर आ जाता है, और साथ ही साथ गैसेस, बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं, और ऐश जो राख होती है वो भी बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों एक वोल्केनो का एक स्ट्रक्चर था, वो आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं,
सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, इसी तरीके से जब व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट जो स्थल मंडल की जो प्लेट्स होती है वो मूव करती हैं यानी गति करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो जो सरफेस जो अर्थ का मतलब पृथ्वी का जो सरफेस होता है यानी पृष्ठ होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है यानी कंपन करता है। ठीक है, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, जो वाइब्रेशन होता है क्या होता है, पृथ्वी में ऐसे मतलब बढ़ता चला जाता है, जैसे जहां से स्टार्ट होता है वहां से जो दूर तक जाता है तो वो ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। ठीक है, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, तो ऐसे वाइब्रेशन को, ऐसे कंपन को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स कहते हैं यानी भूकंप कहते हैं। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, ऐसी जगह जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्रस्ट में ऐसी जगह जहां पर ये जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस यानी उद्गम एरिया, उद्गम केंद्र, मतलब जहां से ये भूकंप स्टार्ट हुआ जिस पॉइंट से, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं यानी उद्गम केंद्र बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, जो क्या है, जो मतलब जो नीचे होता है उसको तो फोकस कहते हैं, लेकिन जो ऊपरी परत होता है क्रस्ट में, द प्लेस ऑन द सरफेस, जो सरफेस में होता है उसको क्या बोलते हैं, जो जस्ट जैसे ये है इसके जस्ट ऊपर की ओर जो प्लेस है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एपिसेंटर बोलते हैं यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। जो धरती के अंदर है उसको बोलते हैं फोकस, और धरती के जो बाहर है उसको बोलते हैं एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, तो ऐसे ही तरंगों की तरह, जैसे तरंगे आपने देखी होगी, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ कोई मतलब जो भूकंप है यहाँ से लगभग शुरू हुआ, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों इसमें चार्जिंग के लिए लगा देती हूँ मैं। हाँ, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर वेव्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, एंड जो कि सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पर होता है, जहां से ये जो भूकंप का जो केंद्र होता है, मीन्स जहां से स्टार्टिंग होती है भूकंप की, मतलब जहां से जो फोकस पॉइंट होता है यानी एपिसेंटर होता है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपन होती है वहीं से स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे जैसे आगे की ओर बढ़ता जाता है कंपन, जैसे धीरे धीरे आगे की ओर, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे बढ़ता जा रहा है, जैसे धरती में ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, तो जो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो भी जमीन होगी, जो भी घर होंगे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो दूर दूर के एरिया है उनको पता तो चले कि हाँ भूकंप आया है, लेकिन उतना नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर देखते हैं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जैसे जैसे अर्थक्वेक का जो मतलब जो अर्थक्वेक है दूर तक जैसे वाइब्रेशन दूर तक जाती है, जो दूर तक जाती है तो वो क्या होती है, बहुत ही डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब कंपन वहां पर बहुत कम होता है, लेकिन जो मेन सेंटर होता है वहां पर कंपन बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। देखिए जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, ये है फोकस पॉइंट, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर, मीन्स यहाँ से मतलब अर्थक्वेक जो है भूकंप वो स्टार्ट होता है। इट इज द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी, वो जो सेस्मिक मतलब भूकंपी जो तरंगे होती है, जो ऊर्जा होती है वो यहाँ ही से स्टार्ट होती है। और जो अगर अगर धरती के पृष्ठ की ओर देखें तो इसको क्या बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर का जो पृष्ठ है उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। देखिए कैसे ये मूव कर रहा है, मतलब राउंड राउंड, मतलब गोल, जैसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया जो मतलब बीकर में एक कागज का टुकड़ा डाल ले तो ऐसे घूमता है, तो उसी टाइप से भूकंप भी ऐसे आता है और वाइब्रेट होता हुआ ऐसे चला जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा बवंडर के बारे में कि मतलब बहुत ज्यादा आंधी आती है और राउंड मतलब गोल गोल काफी दूर तक ऊपर तक जाती है, तो उस टाइप से भूकंप भी जो धरती के अंदर होता है वो भी फैलता है, ऐसे चला जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर प्लेट बाउंड्री है, जैसे ये बाउंड्रीज है, जैसे कहाँ कहाँ पर जैसे कितनी कितनी दूर तक एक मेन लेता है, फिर उसके बाद मतलब बढ़ता हुआ चला जाता है, तो वो ये बाउंड्रीज हैं एक तरीके से, जो भूकंप की जो मतलब स्पीड होती है उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। बस सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन द डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे कि बहुत तेज होता है जब भूकंप, तो क्या है आगे की ओर फैलती जाती हैं जो तरंगे होती हैं, लेकिन जैसे जैसे कम होता जाता है भूकंप का जो मतलब कितने परसेंट आया, अगर मतलब देखा जाए तो मान ली 6 पॉइंट कुछ परसेंट कुछ आया, तो वो क्या है जो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे कम मात्रा में होता है तो धीरे अगर मतलब भूकंप कम होता जाता है, धरती में जो कंपन है वो कम होता जाता है, तो ये क्या है सिकुड़ती जाती है, वाइब्रेशन किसकी सिकुड़ती जाती है। लेकिन जैसे भूकंप की जो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ये कंपन आगे वैसे पृथ्वी में बढ़ती चली जाती है दूर दूर तक, ठीक है। तब यही अब इसमें देखते हैं आगे। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कि क्या है जो अर्थक्वेक है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब पहले से इसके बारे में कोई नहीं जान सकता है। और इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, मतलब यदि हम पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहें कि मतलब क्या क्या हम सावधानी कर सकते हैं, अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती तो हमें क्या क्या सावधानी करना चाहिए, अगर हम उसके लिए पहले से जागरूक है तो क्या है बहुत सारे नुकसान से हम बच सकते हैं, ठीक है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। कभी कभी क्या होता है जो अर्थक्वेक की अगर प्रिडिक्शन करनी होती है, मतलब भविष्यवाणी करनी होती है, तो वो कैसे लोग समझते हैं, कैसे किन पर स्टडी करी जाती है, जो जानवर होते हैं उन पर स्टडी करी जाती है। जैसे एनिमल का बिहेवियर जो व्यवहार है वो चेंज होने लगता है अगर कभी भूकंप जैसी कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है। और फिश इन द पाउंड गेट एजिटेटेड, जो मछलियां होती हैं जो तालाब में क्या होती हैं, मछलियां बहुत ज्यादा ही उत्तेजित उत्तेजित यानी होने लगती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज तेज से भागने लगती हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, और जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिल से बाहर आने लगते हैं। तो ये सब साइन है जिससे कि भूकंप के बारे में पता चलता है। अभी भी इतना कोई हमारे पास अभी भी इतने बड़े ऑप्शंस नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा साइंस में इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि भूकंप के बारे में पहले से पता लगाया जा सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस पिक्चर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक जैसे एक भूकंप आया था, एक केस स्टडी के बारे में, इसको आप स्ट्रक्चर्ड वे में लगाना, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में लगाना है कि किसके बाद क्या हुआ होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि मतलब यहाँ पर अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल, कि हाँ मतलब जो भुज है एक जगह का नाम है जो गुजरात में, वहां पर 26 जनवरी 2001 में क्या आया था, भूकंप आया था, बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी उसने। 6.9 ऑन रिएक्टर में उसका जो स्केल मापा गया था 6.9 का था, और उसमें बहुत ज्यादा भीषण भूकंप आया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें यही बताया गया कि उसके बाद क्या क्या हुआ, और क्या मतलब इसमें छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग उनको सेट से लगाना है कि भाई किसके बाद क्या प्रॉब्लम आई और क्या चीज उसके बाद क्या चीज करनी चाहिए। तो ये सब चीजें तो ये आपके काम की नहीं है, अगर आपको देखना है तो आप इसको खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये एक्टिविटी के बारे में दिया गया, इस केस स्टडी की एक्टिविटी के मतलब बच्चों के लिए है, इसको आप देख ना देखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही चीज इसमें दिया है कि मतलब भूकंप आने से क्या क्या नुकसान हुए। मान लीजिए स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग गिरी और इसके बाद उतने बच्चों को दिक्कत हुई, और इतने जो टीचर्स थे उनके लिए भी नुकसान हुआ, और जो मतलब और भी बिल्डिंग्स थी, घर थे, ये सब भी गिरे। और इमरजेंसी मतलब कैसे उस समय होती है, क्या क्या चीजें नुकसान होता है, क्या क्या चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आप देख लीजिएगा। क्या जैसे पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन, ये सब क्या होती है, अवरोधक होती है, यानी मतलब जैसे नॉकड आउट, मतलब बंद हो जाती हैं, जैसे लाइट बंद कर देते हैं, जो लाइट का कनेक्शन होता है वो बंद हो जाता है, बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो वही सब चीजें हैं कि मतलब कैसे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ जाते हैं जब भूकंप जैसी कोई चीज आती है, तो उसके बारे में बताया गया। अब आगे देखते हैं, अर्थक्वेक प्री
प्रिपेयर्डनेस, हाँ, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस मतलब पहले से तैयारी, जो अर्थक्वेक के लिए पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए, करके रखनी चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि जब कभी अर्थक्वेक आए यानी भूकंप आए तो उस समय क्या 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 तैयारी करके रखनी चाहिए। सेफ स्पॉट, सबसे पहले तो जो सेफ स्पॉट बनाकर रखना चाहिए, कुछ ऐसे स्पॉट, कुछ ऐसी जगह बना के रखनी चाहिए कि जैसे अंडर अ किचन काउंटर, की किचन के काउंटर ऐसे बना के रखने चाहिए ताकि अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है तो वहां पर जाके छिपा जा सके। टेबल ऑन डेस्क, या फिर टेबल या फिर डेस्क होनी चाहिए, उसके नीचे जाकर बैठकर अपने अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर मतलब हेड बचा रहा तो ऑब्वियसली सब कुछ सही रहेगा। तो वही अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, मतलब या तो दीवार के पास जस्ट बिल्कुल कॉर्नर में ही छिप के रहना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर जल्दी नहीं टूटते हैं और बाकी दीवार जल्दी टूट जाती है। तो मतलब ऐसे अपने आप को बचाने के यहाँ पर तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जब कभी मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है भूकंप जैसा, तो किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे फायर प्लेसेस हो गई, जैसे मतलब आग आग जहाँ लगने की जगह होती है वहां से दूर हो जाना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनी, जहाँ पर चिमनी लगी हो वहां से भी दूर हो जाना चाहिए। विंडोज मीन्स जहाँ खिड़कियां हो उनसे भी दूर होना चाहिए। दैट सैटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम, या फिर कहीं कहीं पर जो मिरर्स लगे होते हैं बड़े बड़े वहां से दूर हो जाना चाहिए। और पिक्चर फ्रेम होते हैं कहीं, मतलब जैसे सीनरी लगी होती है दीवारों में बड़ी बड़ी लकड़ियों में के फ्रेम में, तो उन सब से दूर हो जाना चाहिए ताकि वो आपके ऊपर ना गिर रहे हैं और इससे आपका नुकसान ना हो। बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर रहना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के बीच में क्या करें, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता फैलाएं। और एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और अपने फैमिली मेंबर्स के बीच भी ये जागरूकता फैलाएं कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। एंड फेस एनी डिजास्टर, और जो भी डिजास्टर हो उनको कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वास से कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे कि हम इससे बच सकते हैं, उसके लिए अपना प्रबंधन करने की कोशिश करिए कि हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर लीजिए। ये चीज मतलब बताई गई है, मतलब कर लेना चाहिए, ये चीज इसमें बताया गया। अब आगे देखते हैं क्या है। मेजर लैंड फॉर्म, जो मुख्य स्थलाकृतियां, मतलब लैंड के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताया गया। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली worn अवे बाय टू प्रोसेस, विदरिंग एंड इरोजन। जो लैंडस्केप है मीन्स जो भूमि है मीन्स धरती है, वो क्या करती है, बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न, वो क्या करती है, वॉर्न करती रहती है अवे बाई टू प्रोसेस। जैसे कैसे, जैसे कहाँ पर कहीं पर बहुत ज्यादा हवा या पानी से कोई नुकसान होता है तो उन सब से दूर हो जाना चाहिए। जैसे कभी आंधी तूफान होता है तो उन सब से मौसम के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, एक मतलब साइन मिल जाता है कि हमें अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज्यादा मतलब आंधी तूफान सा आता है तो हमें क्या करना चाहिए, एक जगह साइड मतलब कहीं और ऐसी जगह सेफ जगह चले जाना चाहिए। एंड इरोजन, कहीं कहीं क्या होता है, जो लैंड जो धरती पे क्या होता है, इरोजन होता है यानी अपर्दन होता है। जैसे धरती में मतलब कटाव हो जाता है, तो इस तरीके से लैंड से हमें पता चल जाता है कि हमें मतलब जैसे अगर कहीं धरती हिल रही तो उससे थोड़ी दूर जाना चाहिए। इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो वेदरिंग होता है, वेदरिंग क्या है, इज द ब्रेकिंग अप, जो टूटा हुआ अब द रॉक, जो धरती में जो सरफेस होता है वो जो टूट जाती है। तो इससे भी अगर कभी लगता है कि मतलब नीचे से कुछ खिसक रहा है तो उससे क्या है, दूर हो जाना चाहिए। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, वाइंड्स एंड आइस। और जो अपर्दन होता है वो कैसे होता है, किन किन चीजों से होता है, जैसे कि पानी से होता है, जैसे नदियां बहती है उनसे, और या फिर बहुत ज्यादा फ्लड होता है उससे भी क्या हो जाता है, इरोजन होता है यानी अपर्दन होता है। मिट्टी का कटाव होता है, विंड्स मीन्स बहुत तेज हवाएं चलती है, उससे भी मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एंड आइस, जो बर्फ होते हैं उससे भी कटाव होता है, ठीक है, मीन्स इरोजन होता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड्स इटसी। मीन्स जो इरोडेड का मटेरियल होता है, मीन्स अपरदन के बाद जो मटेरियल होता है, मीन्स महीन महीन जो टुकड़ों में टूट जाता है, वो क्या करता है, इज कैरिड अवे और
ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह वाटर के थ्रू पहुंच जाता है या फिर विंड्स यानी हवाओं के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और कहीं जाकर जैसे हवा कम हुई या फिर पानी रुका तो क्या हो जाता है वहीं पर कहीं पर रुक वो जमा होता चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है इरोजन की यानी अपरदन की, तो क्या होता है एंड डिपोजिशन क्रिएट, और जो इस अपरदन से और डिपोजिशन से जो लैंड क्रिएट होती है वो क्या कहलाती है, डिफरेंट लैंडफॉर्म, मतलब डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म इससे क्रिएट होते हैं। कहीं पर बहुत ऊंचे पहाड़ के जैसे बन जाते हैं या फिर कहीं पर बिल्कुल समतल सा हो जाता है, इस तरह से लैंडफॉर्म हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा चेंज होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्क ऑफ अ रिवर। ये रिवर कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। द रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है रिवर में, वो क्या करता है, इरोड करता है लैंडस्केप, जो धरती होती है, जो पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है उसको क्या करता है, काटता है या फिर नष्ट करता है। जैसे मान लीजिए कहीं से पानी बहुत ज्यादा लगातार बह रहा है तो उससे क्या है, कटाव हो जाते हैं, जैसे ये कटाव बन गए हैं तो इस तरह से कटाव भी हो जाते हैं। When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it form a waterfall। जी क्या होता है कि जब रिवर का पानी जो होता है स्टीप एंगल, बहुत ही खड़ी ढाल से या फिर बहुत ही मतलब ऊंचाई से गिरता है तो उसको क्या मतलब बहुत ही जो चट्टाने होती, कठोर चट्टाने, उनसे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी घाटियां होती हैं उनसे जब पानी, नदी का पानी बह के गिरता है तो उनको क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है नियाग्रा फॉल, ये नियाग्रा फॉल के बारे में यहाँ पर दिया है बच्चों, इसके बारे में मैं आगे सारा कुछ इसमें बताऊंगी तो इसको आप याद रखिएगा, नियाग्रा फॉल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, हार्ड रॉक मीन्स कठोर पत्थर जो होते हैं, और यहाँ पर क्या है, सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर। मीन्स यहाँ पर सॉफ्ट रॉक था, मीन्स मतलब बहुत ही मुलायम पत्थर था, तो उसने क्या करा, पानी ने उसका कटाव कर दिया। लेकिन जहाँ पर कठोर रॉक है, मीन्स जहाँ पर कठोर पत्थर है, तो वहां पर क्या है, उसका अपरदन नहीं हुआ, यानी इरोजन नहीं हुआ, कटाव नहीं हुआ। लेकिन जो सॉफ्ट रॉक थे, हल्के पत्थर थे, तो उसका कटाव करके नदी आगे बढ़ गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से कटाव दिख रहा है ये चीज। ठीक है, और यहाँ पर कटाव नहीं हुआ, ये यहाँ पर कटाव नहीं हुआ, लेकिन ये चीज कटाव हो गया, पानी के द्वारा कटाव। सोचिए पानी से पत्थर में कटाव हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब रस्सी से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें भी जो मतलब कटान सी हो जाती है, जिससे निकालते हैं रस्सी से पानी, तो जो चौकी होती है उधर भी कहीं शायद इससे भी, रस्सी से भी कटाव हो जाता है। ठीक है, नहीं शायद उसको मुझे अच्छे से क्लियर नहीं, छोड़िए इसको, एग्जाम्पल ही छोड़िए। अब आगे देखते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स। ठीक है, एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडर्स। मीन्स क्या होता है, जो नदी का पानी होता है एंटर करता है जैसे ही प्लेन एरिया में, यानी समतल एरिया में जब एंटर करता है तो क्या करता है, वो बिल्कुल जैसे ऐसे सर्प की तरह जैसे ऐसे चलता है, इस तरह से बहता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो फॉर्मिंग लार्ज बेंड, और ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े मोड़ ऐसे बनाता हुआ चला जाता है। उन बेंड्स को क्या कहते हैं, मेंडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडर्स, यानी इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं विसर्ग और इंग्लिश में बोलते हैं मेंडर्स। ठीक है, due to continuous erosion and deposition along the sides of the meanders, the end of the meander loop come closer and closer। क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन, धीरे धीरे जैसे वो पानी जहां से बहता, तेज तेज जो धाराएं होती है उससे बहता हुआ चला जाता है, तो इतनी तेज धारा होती है कि उससे क्या है, कटाव भी होता जाता है। और क्या होता है, मतलब जो कटान के बाद जो मिट्टी और या फिर कोई भी गाद होती है, वो सिल्ट होती है, वो क्या है, साथ के साथ बहाता हुआ आगे लेके जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते, किनारे किनारे ये जमता हुआ चला जाता है, जैसे कि ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर बह के आगे बढ़ता चला जाता है। अब आगे देखते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूस, ये हो गया साइड मेंडर्स, मतलब इसके जो ये मेंडर है, ये ऐसे ऐसे मोड़ है, इसके किनारे किनारे ऐसा जमाव होता चला जाता है, जैसे ये ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं। ठीक है,
द एंड ऑफ द मेंडर लूप, और जो मेंडर का जो लूप होता है, जैसे ये लूप है इसको बोलते हैं लूप, जैसे ऐसे ऐसे मोड है तो इसको लूप बोलते हैं। और जैसे ही ये कहाँ जहाँ पर फिनिश होने वाला होता है, मीन्स जो इसकी जो मतलब स्पीड है वो कम होने वाली होती है, वहां पर क्या हो जाता है, बहुत ही एक लिमिट वहां पर लिमिटेड हो जाता है, मतलब बिल्कुल सीमित हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मोड़ वहाँ पर नहीं होते, बिल्कुल सीधे चला जाता है पानी, ये चीज़ है। इन मतलब उसका सकरा रास्ता बन जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर्स लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो नोन एज ऑक्स बो लेक। क्या होता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे ये सर्प की तरह से आगे बढ़ती जाती है जो नदी का पानी है, तो क्या होता है बीच बीच में बहुत ज्यादा ऐसे कट ऑफ हो जाता है, जो पानी होता है, जो मेंडर्स लूप होती है, वो कहीं से बीच से कटान हो जाती है। एंड रिवर, और जो रिवर होती है वो क्या करती है, जो कटान होके अलग हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, वहां पर लेक बन जाती है, यानी झीलें बन जाती हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक, यानी चाप झील उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चाप झील। ठीक है, ऐसे जहाँ पर भी कटाव के द्वारा अलग हो जाए, जैसे ये है, ये यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्स बो लेक। अब मान लीजिए इसी का पार्ट था, लेकिन क्या है, इससे कट के अलग हो गया है, तो ये कट के अलग होने के बाद ये एक झील की तरह बन गया बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आगे देखते हैं। एट टाइम्स रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो नदी का पानी होता है, कभी कभी क्या, ज्यादातर ऐसा होता ही है, जो नदी का पानी है वो कॉर्नर जो होते हैं, जैसे ये किनारे किनारे ये कॉर्नर है, तो ये क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। इसके किनारे, जो नदियों के किनारे जहाँ पर जो प्लेसेस होते हैं, वहां पर ओवरफ्लो मीन्स नदी का पानी बहुत ऊपर की ओर उठ जाता है। दिस लीड टू द फ्लोडिंग ऑफ द नाइबरिंग एरिया। और फ्लड जो मतलब एक ये कैसा रूप ले लेता है, एक बाढ़ जैसा रूप ले लेता है, और आसपास के एरिया में ये पानी चला जाता है। एज इट फ्लोड मीन्स बहुत तेज स्पीड से जो पानी आता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर, जो इसकी जो मतलब लिमिटेशन होती है, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है यहाँ से, और इसकी एक अपनी ये लिमिटेशन है। ठीक है, लेकिन जब पानी इसके ऊपर से यहाँ यहाँ निकल जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। दिस लीड टू द फ्लोडिंग ऑफ द नाइबरिंग एरिया, नाइबरिंग एरिया में चला जाता है, मीन्स पड़ोस के एरिया में चल जाता है। एज इट फ्लोट्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ द ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। और क्या करता है, जैसे ये इन एरिया में चल जाता है, तो वहां पर जो साथ के साथ जो मटेरियल लेकर आती है नदी, एक जगह से दूसरी जगह मतलब जैसे जो डिपॉजिट्स होते हैं, मीन्स सॉरी, जो इट डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल, जो मिट्टी और साथ के साथ जो अदर मटेरियल साथ के साथ जो नदी बहते हुए अपने साथ लेके जाती है, वो क्या करती है, इन एरिया में ऐसे ही मतलब ऐसे ही पहुंच जाता है। ठीक है, जब फ्लो हो जाता है, इन अगल बगल के एरिया में फ्लो हुआ, जब फ्लो होगा तो साथ में जो मिट्टी होगी या फिर जो इसके साथ और भी जो मटेरियल होगा, तो वो भी तो यहाँ पर आ जाएगा ना पानी के साथ। तो वही चीज है कि ये चीज जो मिट्टी है और साथ में जो पत्थर होंगे, चट्टान जो टुकड़े होंगे छोटे छोटे, तो वो भी यहाँ पर जाके जमा हो जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्स मीन्स अवसाद होता है। हाँ, इसमें देखते हैं, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लोड प्लेन। ये क्या करती है, दिस लीड टू फॉर्मेशन, ये इससे क्या बन जाता है, यहाँ पर फ्लोड प्लेन बन जाता है, यानी जो बाढ़ के द्वारा जो समतल बनता है उस यहाँ पर बन जाता है, इसको बोलते हैं बाढ़कृत मैदान। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये चीजें इस तरह से, यहाँ पर ये प्लेसेस जो है ये इस तरह से बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बाढ़कृत मैदान, यानी फ्लड प्लेन बोलते हैं। द रेजेस भाई, अब नदी बहेगी, तो नदी बहेगी तो साथ में जो मिट्टी होगी, जो उसमें बालू होगा, जो भी होगा, तो जब बाढ़ का जो नदी का पानी इतनी तेज बहाव से आएगा कि वो ऊपर उछाल करेगा और अगल बगल के एरिया में पहुंच जाएगा पानी, तो उसमें जो भी उस पानी में जो भी रहा होगा, मिट्टी होगी, बालू होगी, जो भी, तो वो भी तो आसपास के एरिया में चला जाएगा ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, वो जो मिट्टी होती है, धीरे धीरे मिट्टी और बालू जो होती है, एक मतलब समतल एरिया बना देता है, उस समतल एरिया को ही बोलते हैं फ्लड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, यानी बाढ़कृत मैदान बोलते हैं। द रेस्ड बैंक
आर कॉल्ड लीवीज। द रेस्ड बैंक, जो किनारे होते हैं उनको क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो किनारे बनते चले जा रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, इनको लीव्स बोलते हैं। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreasing। जैसे जैसे नदी समुद्र के पास तक आने वाली होती है, तो वैसे वैसे नदी की जो स्पीड है, मतलब जो गति है, वो भी धीमी होती चली जाती है, ठीक है। वहां पे समुद्र तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड नदी की धीमी होती चली जाती है। एंड द river begins to break up into a number of streams called distributaries। और क्या करती है, जैसे नदी की जो धारा है वो धीमी होती चली जाती है और वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, मीन्स कई धाराओं में मीन्स डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेन नदी है, यहाँ से आ रही है। अब पानी क्योंकि धीमा हो गया है तो वो मतलब अगर तेज होता तो वो सीधी चली जाती है, लेकिन तेज नहीं है और बिल्कुल काफी तेज हल्का फुल्का था, हल्के फुल्का उसमें स्पीड है, तो उसके हिसाब से वो ऐसे डिवाइड हो छिछली होती चली जाती है, ठीक है। ऐसे मतलब डिवाइड होती चली जाती है। अब यहाँ पर ये समुद्र है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेन रिवर है और ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ये जो डिवाइड हो जाते हैं, नदी का पानी कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है जब समुद्र में मिलने वाला होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी यानी इसको बोलते हैं बितरिका, वितरिका, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं इंग्लिश में। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड। और जब रिवर क्या है, जो नदी वो धीमी होती है, नदी की गति जो धीमी होती है, तो वो क्या करती है कि डिपोजिट इट्स लोड, जो उसके साथ में नदी के साथ में जो मिट्टी होता है, बालू होते हैं, पत्थर होते हैं, वो सारे क्या करते हैं वहीं पर जाके, जब स्पीड धीमी होगी तो ऑब्वियसली वहां पर क्या है, वही वो चीज वहीं पर रुक जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बालू आप देख रहे होंगे, बालू मिट्टी जो भी है वो यहाँ पर रुका रह गया, ठीक है। मतलब अब वो समुद्र में जाकर नहीं मिलता है और यहीं पर रुक जाता है, ठीक। क्योंकि स्पीड, अगर स्पीड तेज होगी तो क्या होगा बच्चों, स्पीड तो तेज होने की वजह से जो मिट्टी है और जो बालू है वो सब जाकर कहाँ मिल जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा, ठीक है। The river becomes slow that begin to deposit to its load. Each distributary forms its own mouth. जो डिस्ट्रीब्यूटरी होता है, सबका अपना एक माउथ होता है। माउथ मतलब जो जिसके द्वारा समुद्र से वो पानी मिलता है। देखिए यहाँ यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं माउथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरी माउथ, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी माउथ, मुहाना बोलते हैं इसको, ठीक है। बितरिका मुहाना समझ लीजिए, हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ये चीज है यहाँ पर, और ये जाके समुद्र में आकर मिल जाता है। यहाँ पर ये बोले द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। अब ये कलेक्शन जो भी हर एक ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, जस्ट वन सेकंड, बहुत ज्यादा इसमें कर दिया मैंने, हाँ। ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये क्या है, यहाँ पर सब भाई जितनी भी धाराएं होंगी, उनके पास अपनी अपनी जो भी धाराएं अलग अलग डिवाइड हुई, उसमें मिट्टी होगी, बालू होगी, सब कुछ होगा। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जाकर सब अपना वहीं पर मिट्टी बालू यहीं पर रुक जाता है, ठीक है, यहीं पर छूट जाता है। क्योंकि तेज स्पीड नहीं है, अगर स्पीड तेज होती तो वो जाकर समुद्र में मिल जाता, तो वो यहीं पर छूट जाता है। और वो क्या कहलाते, वो क्या बनाता है, डेल्टा बनता है, उससे क्या बनता है, डेल्टा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो क्या काम करती हैं। अभी हमने क्या देख लिया, जो रिवर होती है वो क्या काम करती है, उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम समुद्र के बारे में जानेंगे कि समुद्र क्या काम करते हैं, ठीक है। समुद्र से कैसे क्या चीजें बनती है, क्या चीजें नहीं बनती, उसमें देखते हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जो इरोजन ऑफ डिपोजिशन है, ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन मीन्स अपर्दन हो गया, और डिपोजिशन यानी कहीं पर जो जमाव हो जाता है, जैसे जो भी चीजें होती हैं। ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, मतलब वो क्या करती है, कोस्टल लैंडफॉर्म बनाती हैं, ठीक है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। जो समुद्र की लहरें होती हैं वो क्या करती हैं, लगातार स्ट्राइक करती रहती, मतलब टकराती रहती, किससे, पत्थरों से। जैसे ये पत्थर है, इनसे समुद्र की लहरें क्या है, टकराती रहती हैं, ऐसे टकरा के फिर वापस चली जाती हैं, इस तरह से होता रहता है। क्रैक डेवलप्ड, और टकराने इस
टकराने की वजह से क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाता है, यानी जो मतलब दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, इस पत्थर में। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और धीरे धीरे क्या है ये बहुत ही बड़ी हो जाती है और बहुत ही चौड़ी हो जाती है। दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, और इस तरह से इस प्रकार से क्या बनते हैं, जो जिस तरह के जैसे ये देखिए यहाँ पर केव्स बन जाते हैं, ये क्या है, केव्स यानी गुफाएं बन जाती हैं, बहुत बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं, मीन्स खाली खाली से जैसे बहुत बड़ा छेद सा बन जाना, उसको इस तरह से बन जाता है, ठीक है, पत्थरों का। दे आर कॉल्ड सी केव्स, उनको क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं, यानी समुद्री गुफाएं बोलते हैं। These, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. आर्चीज क्या होता है, जैसे ये टकराता रहता है, पानी टकराता रहता है, उससे जो कटान होता है, मतलब यहाँ पर जो ये रॉक है, ये पत्थर है, इसमें कटान होता चला जाता है। जब इतना ज्यादा कटान हो जाता है कि ये जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो भी बिल्कुल खोखला हो जाता है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, जब ये बिल्कुल सिर्फ ऊपर की दीवार बस बचती है ये चीज, और अंदर बिल्कुल अंदर क्या है, पूरा खोखला हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, सी आर्चेस बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, सी आर्चेस होती है, सिर्फ उसकी रूफ रह जाती है, बाकी अंदर और कोई ज्यादा पत्थर मतलब मजबूती उसमें नहीं रह जाती। फर्दर इस प्रकार इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, इस तरह से जो अपरदन होता है वो क्या क्या, अपरदन मतलब जैसे पानी टकराया पत्थर से तो वो क्या है, वो मतलब कटाव होता चला गया, ठीक है, तो इस तरह से जब इसी अपरदन की वजह से, इसी इरोजन की वजह से क्या हुआ, जो छत भी है वो भी टूट जाती है, ओनली दीवारें बचती है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले तो क्या था, सी केव्स था, उसके बाद जैसे धीरे धीरे क्या है, सिर्फ छत बस बची, और अंदर जो कठोर पत्थर था वो टूट वो मतलब इरोजन हो गया, उसके बाद फिर इरोजन के द्वारा ज्यादा इरोजन होने के बाद ये सिर्फ दीवार रह गई आगे, इसको क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं, ठीक है। द steep rocky steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea chip बोलते हैं। जो steep rocky coast rising among vertically, जो steep मतलब ऊंचे ऊंचे जो पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं, कोस्ट जो तटों में पत्थर होते हैं वो राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, वो वर्टिकली राइज होते हैं एबव सी वाटर, किसमें, सी वाटर में राइज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, जो सी वेव्स हैं, जो समुद्र की तरंगे हैं, वो क्या करती हैं, डिपोजिट सेडिमेंट्स, वो जमा करती हैं, सेडिमेंट्स मीन्स जो सेडिमेंट्स जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जाकर कहीं पर जमा करती हैं, ठीक है, अवसाद जिसको बोलते हैं, अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग, और जिससे क्या बनता है, बीच बनता है, जैसे बीचेस आपने सुना होगा कभी, समुद्र में किनारे किनारे वहां पर बालू बहुत ज्यादा होती है, तो उसको बहुत ऐसे लगता है जैसे समतल जैसा एरिया बन जाता है, उसको क्या, वो जो समुद्र का पानी होता है वो टकराता है और बाहर मतलब बह के फिर आगे चला जाता है, तो वहां पर वहां पर चल सकते हैं, वहां जैसे मुंबई में बीच है, तो जैसे जुहू चौपाटी ऐसा करके बोलते हैं, तो वहां पर भी है, तो उसको भी बीच बोलते हैं, ठीक है। तो वो बीच का निर्माण होता है, जो समुद्र जैसे जो भी बालू होगा, जो अपरदन इरोजन के द्वारा जो भी बालू हो गया, जो भी हो गया, तो वहां पर जाके समुद्र में किनारे किनारे जाकर वहां पर डिपोजिट हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, वही बीच कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्क ऑफ आइस, कि बर्फ क्या काम करती है, हमने देख लिया नदी क्या काम करती है, और साथ के साथ ये भी देख लिया कि समुद्र क्या काम करता है, समुद्र का क्या काम है और समुद्र क्या करता है, उसने भी देख लिया कि उसमें कैसे इरोजन और डिपॉजिट से क्या होता है, नदियों में इरोजन और डिपॉजिट से क्या होता है। अब हम देखते हैं आइस में क्या होता है, वर्क ऑफ आइस, की बर्फ कैसे करती है, ठीक है। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, जो ग्लेशियर है, हिमानी है, वो क्या है, रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदियां होती हैं, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। क्या होता है, जो नदी होती है, जैसे ये नदी है, ये बर्फ की नदी है, तो जो इसके नीचे का जो जमीन मतलब जो पथरीली जमीन होती है वो क्या करती है, उसमें इरोजन होता है बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं बुलडोजिंग सॉइल, जो एंड स्टोन्स किसके द्वारा होता है, बुलडोजिंग सॉइल मीन्स उसको बोलते हैं गोलास्मी मिट्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं, एंड स्टोन्स जो पत्थर होते हैं उससे क्या है, नीचे कटाव होता चला जाता है, ठीक है। तो मतलब
कौन करता है, जो ग्लेशियर होता है उसी के नीचे कटाव होता है, जो नीचे ग्लेशियर के नीचे जो जमीन होती है उसमें कटाव हो जाता है, ठीक है। वो किनके द्वारा होता है, बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे पत्थर से पत्थर टकराया, मीन्स उसमें क्या है, रगड़ हुई, तो उससे क्या है, धीरे धीरे उसमें अपरदन होता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलो देयर, जो ग्लेशियर है कभी कभी क्या करते हैं, बहुत गहरे गहरे हॉलो यानी छेद भी बना देते हैं, मीन्स गड्ढे भी बना देते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकेम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन। जब क्या होती है, बर्फ पिघल जाती है तो उस समय क्या होता है, वही जो गड्ढे बनते हैं उसमें जो पानी भर जाता है वो बहुत ही सुंदर सुंदर झीलें बना देता है, ठीक है। किस पे, माउंटेन्स के ऊपर, मीन्स पर्वतों के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर झीलें बनी हुई होती हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर such as rock, big and small, sand and silt gets deposited. The material carried by the glacier, और जो ग्लेशियर से जो मटेरियल आता है, जो मतलब जैसे जब ये पिघल जाती है तो भाई जो मटेरियल होगा तो वो क्या, वो भी तो कहीं ना कहीं जाकर सेट हो जाएगा ना। तो सच रॉक, रॉक बहुत बड़े बड़े से रॉक्स होते हैं, एंड स्मॉल और छोटे छोटे भी रॉक होते हैं यानी पत्थर होते हैं, सैंड बालू भी होता है उसमें, सिल्ट भी होता है यानी गाद, मतलब बहुत महीन बालू या मिट्टी होता है, उसका मिक्सचर हो गया। और जाके क्या होता है, एक जगह कहीं पर जाकर डिपॉजिट होता चला जाता है यानी जमा होता चला जाता है। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेनिस, ठीक है। इन डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं, यानी हिमनद हिमोड़ भी इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें बच्चों। अब हमने देखिए रिवर का भी देख लिया, सी का भी देख लिया, बर्फ का भी देख लिया। अब हम देखते हैं विंड मीन्स हवा से कैसे, क्या हवा से क्या काम होता है इसका भी देख लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आप कभी डेजर्ट को, कभी रेगिस्तान आपने देखा है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड डोन्स, कि कुछ ऐसी पिक्चर्स को कलेक्ट करिए जिसको, मतलब सैंड डोन्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करिए। सैंड डोन्स, ड्यून्स मीन्स टिब्बो, टिब्बा बोलते हैं इसको, ड्यून्स मीन्स टिब्बा बोलते हैं, सैंड यानी बालू के टिब्बा, टिब्बे। An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. अब देखिए जैसे वहां पर बर्फ से होता है, फिर वहां पर पानी से होता है, समुद्र में भी पानी से होता है, नदियों में भी पानी से होता है, और जो ग्लेशियर उसमें बर्फ से होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किससे होता है, जो हवा होती है उससे इरोजन एंड डिपोजिशन होता है, ठीक है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, आप देख सकते हैं कि वहां पर जो रॉक्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, शेप ऑफ अ मशरूम, किस टाइप के होते हैं, जैसे मशरूम का शेप होता है, जैसे इस टाइप का मशरूम का शेप होता है, इस टाइप का, तो इस तरह से यहाँ पर बने हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से तो देखिए यहाँ पर बना है, ऐसा लग रहा है जैसे मशरूम के जैसा शेप हो गया है ना। ये चीजें, यही चीज हम बता रहे हैं, इसको, इन सबको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, किनका अपर्दन ज्यादा करती हैं, जो लोअर सेक्शन में होते हैं उनका अपर्दन ज्यादा तेजी से करती है, एंड द जो अपर सेक्शन में होते हैं, अपर पार्ट होता है, इनका इरोजन जल्दी नहीं होता है, यानी जो अपर्दन होता है इनका जल्दी नहीं होता है। लेकिन जो ये देखिए, ये जो कितनी पतली पतली सी यहाँ पे धाराएं, बिल्कुल जैसे चाकू में धार होती है इस टाइप से धार, मतलब पतला सा यहाँ पर नुकीला सा दिखता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये नुकीला हो गया, ये नुकीला, तो ये नीचे है तो इसलिए जल्दी इसका इरोजन हो जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसका इरोजन जल्दी नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। देयरफॉर सच रॉक नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। इस तरीके से क्या बनता है कि जो जो बेस होता है उसका बहुत ज्यादा पतला होता है, और जो मतलब टॉप होता है, जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, बहती हैं, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हवाएं चलती तो क्या करती है, अपने साथ क्या क्या लेके जाती है, ट्रांसपोर्ट, मतलब अपने साथ लेके जाती है बालू, एंड बालू फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान बालू चली जाती है। भाई जब इतनी तेज हवा होगी तो क्या होगा, बालू बालू भी तो उसके साथ उड़ के जाएगी ना, तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है। अभी आप, क्योंकि भाई हल्के पार्टिकल है तो वो तो उड़ के चले जाते हैं, जो भारी है वो तो नहीं जा पाएंगे, तो वो हल्के पार्टिकल उड़ के चले जाते हैं। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल्स। क्या
होता है कि जैसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है यहाँ पर कि जब बहुत तेज हवा चलती तब तो भाई ये बालू उड़ती हुई चली जाती है, लेकिन जैसे ही हवा कम होती है तो जो बालू साथ में लेके जाती है वो जाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और इससे क्या करती है, जो इससे जो छोटी छोटी हिल्स होती हैं, पहाड़ियां बनती हैं, उसी बालू से बनती चली जाती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिया गया है। लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब स्ट्रक्चर्स बनाती हुई चली जाती हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं, यानी सैंड टिब्बा, यानी बलुआ टिब्बा बोलते हैं, बालू का टिब्बा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये नुकीला है, ये यहाँ पर पार्ट जैसे अभी मैंने बता दिया, तो इस तरह से टिब्बे बनते हुए चले जाते हैं। ठीक है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जब ये ग्रेन्स जो दाने होते हैं बालू के, जो महीन महीन दाने होते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत जब ये बहुत हल्की होती है तो क्या करते हैं, बहुत दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, बहुत दूरी तक ये सफर तय करते हैं। When such sand is deposited in large area, और ये जो सैंड होती है बहुत दूर तक जाती है और बहुत बड़े क्षेत्र में क्या है, ये फैल जाती है। इट इज कॉल्ड लोइस। लोइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोइस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोइस बोलते हैं। लार्ज डिपोजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। जो लार्ज डिपोजिट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा कहीं पर जमाव होता है इन बालू का, ये बालू या रेत कहते हैं जिसको, जब जब कहीं पर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है उसको वो क्या कहते हैं, जो बड़ी बड़ी मात्रा में होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। एक बार हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें आपको करना क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करना है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। ठीक है। और आगे देखते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपको करना है, फोर्थ भी आपको करना है और इसके अलावा अब बाकी नहीं करना, फोर्थ तक आपको करना है। बच्चों एक नोट्स बना लीजिए A4 शीट में और एक्सरसाइज मतलब चैप्टर बाय चैप्टर इन क्वेश्चंस को करते जाइए। ठीक है। मैंने टाइम टेबल जब दिया था विदाउट मतलब हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS विदाउट कोचिंग, ठीक है, तो इस वाली वीडियो में आपको मैंने पूरा टाइम टेबल दिया, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे कितना टाइम NCERT को देना है और उसके क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना, उसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से बता दिया है। तो चलिए अब छोटे छोटे बॉक्सेस में क्या लिखा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कुछ भी चीजें छूटे ना। तो एक्टिविटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब यहाँ पर लिखा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, यानी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स यानी क्या होता है, जो स्थल मंडल में जो प्लेट्स होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। The Earth's crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floor. अब क्या होता है, जो क्रस्ट होता है बच्चों, पिछले चैप्टर में मैंने इसको बताया था कि जैसे कि कहीं पर हम लोग जहाँ पर रहते हैं तो वो समतल एरिया है और कहीं कहीं पर बहुत पहाड़, बिल्कुल बहुत ऊंचा ऊंचे एरिया है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, प्लेटेज हो गए, ठीक है, तो इस टाइप से बने होते हैं। तो ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट होती है, यानी अर्थ का जो पृष्ठ ऊपर के होते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, जो कि क्या होती है 35 किलोमीटर तक नीचे धरती के नीचे होती है। ठीक है, इसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और जो ओशियन के नीचे यानी जो महासागर के नीचे होता है, तो वहां पर भी तो ये होते हैं ना कि जो मतलब जो क्रस्ट होता है महासागर के नीचे जो परत होती है 5 किलोमीटर तक नीचे क्या होती है, क्रस्ट होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। वहां पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या है। यहाँ पर वर्ड ओरिजिन, कि वर्ड ओरिजिन कैसे हुआ, जो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक के बारे में बच्चों मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखिए इंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब यहाँ पर देखिए कि इंडोजेनिक क्या होते हैं, ऐसे बल जो कि पृथ्वी के अंदर लगते हैं तो उनको क्या कहलाते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। और ऐसे बल जो पृथ्वी के बाहरी परत पर लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताया कि ये जो वर्ड है वो कैसे जनरेट हुए उसके बारे में बताया जा रहा है। इंडो यानी इनसाइड, एक्सो यानी आउटसाइड, ठीक है, प्लस जेनिक, जेनिक का मतलब ओरिजिन से लेना होता है, इस जेनिक को ओरिजिन कहते हैं। तो इसको इंडो प्लस ओरिजिन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडो इंडो ओरिजिन होगा।
ठीक है, सॉरी, इंडोजेनिक हो जाएगा। इंडो प्लस जेनिक मतलब इंडोजेनिक और एक्सो प्लस जेनिक यानी एक्सोजेनिक। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, एक्टिविटी दिया है तो इसको आप खुद देख लीजिएगा बच्चों। इसके बारे में मैंने पिछले जो अभी ऊपर बताया तो लगभग वैसा ही कुछ है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, डू यू नो क्या है इसमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, मतलब कितने टाइप की वेव्स होती हैं, 3 टाइप की वेव्स होती हैं। जैसे पी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो पी वेव्स होती हैं तो वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो ऐसी वर्टिकल टाइप की होती हैं, जो वर्टिकल टाइप की होती हैं उस क्या बोलते हैं, पी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, और एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। जो एस वेव्स होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। एल वेव्स और सरफेस वेव्स ट्राइट, जो जो एल वेव्स होती है वो क्या कहती है, सरफेस वेव्स कहलाती हैं। ठीक, यानी पृष्ठ में वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन इन इंसाइक्लोपीडिया। तो मतलब इनके बारे में इंसाइक्लोपीडिया के से पता करें। एक्चुअली अब इससे देखिए यहाँ पर पता चलता है कि अर्थक्वेक जो वेव होती है, अर्थक्वेक की, भूकंप की में जो तरंगे होती है वो कितने टाइप की होती है, पी, एस एंड एल। ठीक है, पी वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और एस वेव्स यानी ट्रांसवर्स वेव्स, और एल वेव्स क्या होती है, सरफेस वेव्स होती हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। ये पिक्चर जो है मैंने समझा दिया है आपको। अब आगे देख लेते हैं। ये एक और है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, डू यू नो, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। कि जो अर्थक्वेक है वो किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। और जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वो किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। जैसे कि 2.0 हो गया, वो सबसे कम होता है, 5.0, फिर 6.0, फिर 7.0, इस तरह से इसका मेजरमेंट होता है। जो कि कितना भूकंप आया है, कितने रिक्टर भूकंप आया है, इसके बारे में मापा जा सकता है। ठीक है, ये है सिस्मोग्राफ, ये बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि कहीं पर एक एक रॉड जैसी होती है, उसमें एक पेपर सा लगा दिया और कुछ लाइनिंग जैसे जितने तेज हिलेगी उसी हिसाब से वो लाइनिंग बनाते ही चली जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि कितने पॉइंट तक जो भूकंप है वो आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मशीन है, इसमें कुछ सॉरी, इसमें कुछ पेपर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ पिन जैसे, जैसे पेन होता है उस टाइप से कुछ है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मतलब जैसे इस टाइप से बनाती हुई चली जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बने कि भाई यहाँ पर 2 लिखा होगा, यहाँ पर 3 लिखा होगा। अगर ये जो ऊंचाई है इतनी है तो ये 3 हो गई, अगर ये ऊंचाई और ज्यादा है तो इस तरह से 4 हो गई। इस तरह से इसको मापा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। कि मतलब हजारों स्मॉल वाटरफॉल हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो कि पूरे विश्व में है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला। जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कौन सा है, एंजल फॉल है, या कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, इन साउथ अमेरिका। इसको बच्चों याद कर लीजिए, याद रखिएगा, ये हाईलाइट कर लीजिए यहाँ पर। द अर्लीस्ट, जस्ट 1 सेकंड यहाँ पर। ठीक है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल, याद रखना है, एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। ठीक है, the other waterfalls are Niagara Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victorian Fall on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa। देखिए यहाँ पर और बताया गया है एक दो, तो इसमें उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ आपको याद रखने वाली चीजें हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें और कुछ भी नहीं है बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसको चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। और जल्दी ही ये बुक भी कंप्लीट होने वाली है। फिर जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है वो भी इसमें जल्दी ही शुरू हो जाएगी। हमारे जो यूट्यूब चैनल बच्चों, हमारा जो मतलब टारगेट है कि एनसीईआरटी है उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि एनसीईआरटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आप अगर जो पेपर्स होंगे मेंस के, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिनको आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को इतना बिल्कुल बिल्कुल मतलब बेसिक्स लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज मैं भी चाहती तो थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक बनाकर मैं उसमें आपकी कंप्लीट कर देती, कि जितना थोड़ा थोड़ा
इंपॉर्टेंट है उतना कंप्लीट कर देती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल ब्रीफली कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाती हूँ और ज़्यादा टाइम लग जाता है इसकी वजह से। तो कोई बात नहीं, अभी हम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जब रिवीजन करेंगे इसका तो हम उसमें शॉर्ट शॉर्ट करके जितना जरूरी, बहुत जरूरी उतना ही बस लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी इस एक्सरसाइज को आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। तो थैंक यू क्लास।